शादी हो गई? जी बिल्कुल। कभी वाइफ से प्रेशर नहीं आया? सबको हैप्पी करना चाहेंगे तो आप खुद हैप्पी नहीं हो पाएंगे। मेरी वाइफ रियली में मुझसे हैप्पी नहीं है कि जो मेरी शादी आपसे हुई थी। दोस्तों मैं हूं एक फार्म पे जिसका नाम है ओक्टेन इंडिया एग्रो। ये जमशेदपुर झारखंड के अंदर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार फार्म और आपको लगभग यहाँ पे 25 से 30 पशु देखने के लिए मिल रहा है। इस तरह के इनके 3-4 फार्म है, टोटल पशु इनके पास काफी ज्यादा है और काफी बढ़िया दूध निकल रहा है और अपना मार्केटिंग करके अच्छा खासा दूध का पैसा यानी दूध का रेट भी ले रहे हैं। पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा कि इनका कब से ऐसा मन हुआ है एक इंजीनियरिंग करके, उसके बाद फार्मिंग लाइन में मछली पालन, ये सभी चीज इनके फार्म पे देखने के लिए मिल रहा है। तो आइए इनके ओनर से मिलवाता हूँ और पूरा जानकारी देता हूँ कि कैसे पॉसिबल है और कैसे आप भी अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। सर स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, कैसे हैं आप? बहुत आपका हार्दिक शुभकामनाएं के साथ आपके तो वेरी गुड आफ्टरनून। ओके, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मेरा नाम अफसर मुमताज़ है, मैं जमशेदपुर का रहने वाला हूँ। इस लाइन में कैसे? सर एक्चुअली मैंने बीटेक कंप्लीट किया इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर मैंने एमटेक किया। ओके। 2012 में मुझे ऐसा मूड में आया कि एक्चुअली जॉब जहाँ भी करे, जितनी बड़ी भी कंपनी में करे, एमएनसी में भी करे, तो आप एक एम्प्लॉई रहेंगे, आप खुद के लिए कुछ कर सकते हैं। तो मैंने ये सोचा कि कुछ ऐसा करे जो खुद के लिए भी अच्छा हो और पब्लिक के लिए भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। तो मैंने ये 8 ईयर्स जॉब करने के बाद 8 साल 8 साल 8 ईयर जॉब करने के बाद मैं 2021 में मैंने ये फार्म स्टार्ट किया। इसका नाम ओक्टेन इंडिया जमशेदपुर में है। ये गवर्नमेंट ऑफ झारखंड से मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया। ओके। मैंने इसमें FSSAI लाइसेंस लिया। ओके। मैंने GST लिया और इसका ट्रेडमार्क के लिए मैंने अप्लाई किया हुआ हूँ। ओके। हमारे यहाँ टोटल काउस जो है वो अराउंड 40 है। 26 इस फार्म में है और 24 अदर फार्म में है, जिसमें हीफर्स भी इंक्लूड है। ओके। हमारा जो एवरेज मिल्किंग है एक गाय की, वो एक दिन का यानी दोनों टाइम का 18 लीटर है मिनिमम। अभी अगर पूरे लगभग 40 गाय से टोटल दूध कितना निकल रहा है? 40 गाय से अभी हमारा दोनों टाइम का मिला के 550 लीटर निकलता है। इस फार्म पे टोटल मिल्किंग गाय कितनी है? इस फार्म में हमारे पास अभी 26 मिल्किंग काउज है। 26 है जी। 26 गाय है जी। इसमें से 26 गाय से मिल्क कितना निकलता है दोनों टाइम का? आप इसमें अगर कैलकुलेट करेंगे तो 18 लीटर्स ईच है। 18 लीटर देती गाय हमारा। तो एक टाइम का जो हमारा मिल्किंग है वो 230 लीटर है। 230 लीटर मॉर्निंग में, 230 लीटर इवनिंग में। एक टाइम का 230 और यहाँ से 460 लीटर निकलता है। जी। ओके। और ये सारा हमारे पास HF नहीं, HF में क्रॉस ब्रीड है, जो कि टोटल जो फीड मिल्क फ्लैक्चुलेशन वो 0 है। जो मॉर्निंग में 8 लीटर दूध देती है वो इवनिंग में भी 8 लीटर दूध देती है। अगर उसका फीड और पानी को सही से मिल गया, समय पे टाइम पे मिल गया और हरास्ड नहीं हुई गाय, तो वो 18 से 20 लीटर भी जाती है। ओके। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि कितना दिन हो गया इस फार्म को स्टार्ट करके? ये फॉर्म का स्टार्ट करके हमारा 8 मंथ्स हो रहा है अभी। 8 मंथ? जी हाँ, मात्र 8 महीने हो रहे हैं। शुरू का 2 महीना में मैंने 3 से 4 गाय रखा। उसके बाद मुझे लगा कि जब मिल्क इंडस्ट्रीज में आपको एंट्री करना है तो शुड भी मिनिमम काउज आपके पास 20 होना चाहिए, तभी आप मार्जिनल लेवल पे आ सकते हैं। अदरवाइज आप सिर्फ मेहनत करेंगे, आपको जो मिलेगा आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन 20 एबव हो जाएगा तो आप प्रॉफिट लाइन पे आ सकते हैं। ओके। मतलब 20 गाय मिल्किंग वाली होगी तब जाके आपको ऐसा लगेगा कि कुछ इसमें बेनिफिट है। जी हाँ, ऐसा आपको लगा उस टाइम? हाँ, बिल्कुल। फिर 20 से धीरे धीरे करके आज लगभग 40-50 पशु कर दिए हैं, बच्चे अगर काउंट करते हैं तो। मैं देखिए डेयरी फार्मिंग में ब्रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। जमशेदपुर की बात करें तो मैं नहीं समझता, आज पूरे झारखंड की बात करें तो ब्रीड पे बहुत कम लोग ऐसा काम कर रहे होंगे, शायद मुझे जानकारी नहीं होगी। आप कहाँ पे हैं, आप क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं। इजाज़ भाई, ऐसा है कि फर्स्ट टाइम अगर आप डेयरी फार्म स्टार्ट करते हैं, अब कहीं से भी गाय परचेज करेंगे तो वो मिल्किंग कंडीशन में रहेगी, वो दूध देने वाली रहेगी। तो आप उस टाइम इंश्योर नहीं हो सकते, कंफर्म नहीं हो सकते कि इसका जो बच्चा होगा, जो हीफर होगा या बुल होगा, वो कौन सी ब्रीड लाइन पे आता है, तो ABS का है या डेनमार्क का है, स्ट्राइकर का भी कंफर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको शुरू का 6-7 महीना या 1 ईयर जो आपको ब्रीड पे काम नहीं करना है, आप सिर्फ मिल्क पे फोकस करें। जो गाय ज़्यादा मिल्क दे रही है, आप वो मिल्क लेंगे तो सेल ज़्यादा होगा, तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा। जब आप ब्रीड पे जाएंगे तो आप उसको ब्लड लाइन, जमशेदपुर झारखंड में ऐसा कुछ गाइडलाइंस मिलने वाला है नहीं जो आपको ब्लड लाइन का पूरा डिटेल दे। आप खुद ही सिलेक्टिव मोड में जाएं, आप ट्राई करें,
गाय का बॉडी वेट देके, गाय का बॉडी वेट अगर अच्छा है तो सेम ब्लड लाइन डालें, नहीं तो फिर क्रॉस में आप उसको कन्वर्ट करें। क्रॉस में भी आप देखें कि साहिवाल या गिर आप क्रॉस कराते हैं तो भी जो एक हाई मिल्किंग गाय इंडिया में है वो गिरलैंडो है। जो स्टडी करने से मालूम चलता है कि गिरलैंडो का जो बैकग्राउंड है वो HF प्लस गिर का है। तो आप यहाँ HF प्लस गिर, HF प्लस साहिवाल कर सकते हैं, लेकिन आपको देसी नस्ल को भी बचाना है, इंडियन ब्रीड को भी बचाना है। इस चीज़ पे आप फोकस करें कि इंडियन नस्ल पे भी आपको काम करना है, ठीक है। लेकिन आप अगर डेयरी स्टार्ट करते हैं तो आप फर्स्ट आप माइंड में रखें कि मुझे ब्रीड पे नहीं, मुझे मिल्क पे काम करना है। जब आप 1 साल मिल्क पे काम करेंगे, आपको प्रॉफिट लेवल आ जाता है, तो फिर आप दूध के इसके साथ बाई प्रोडक्ट पे काम करें। जैसे मेरा मिल्क निकलता है, मेरा होम डिलीवरी है, और उसके बाद जो मिल्क हमारा बच जाता है उससे हम पनीर बनाते हैं, दही बनाते हैं, योगर्ट बनाते हैं, और फाइनली हम लोग घी बनाते हैं। ये हमारा मिल्क और मिल्क का बाई प्रोडक्ट है। और हमारे पास लॉट्स ऑफ काउज है, बहुत सारी गाय है, तो उसका जो हम लोग यूट्यूब में देखते हैं वर्मी कंपोज और एक काउ डंग केक कोयठा, वो अब मेरे बाहर में रखा हुआ है, वो हम लोग सेल करते हैं। तो अभी तक गॉड ग्रेस, ऊपर वाले की कृपा से बहुत ज़्यादा लॉस, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कोई काउंटेबल नहीं है इसमें। अभी हम प्रॉफिट लाइन पे हैं। अभी इन सभी गाय को इंसेमिनेशन जो कर रहे हैं आप, कौन सा सीमेन यूज कर रहे हैं? यहाँ पर सर अभी मैंने 2-4 गाय को 4012 का करवाया हूँ, 120 का करवाया हूँ, जो कि ये आप सामने में देख रहे हैं, ये 5 मंथ की प्रेग्नेंट है, ठीक है। और ये श्योरिटी है कि ABS में कि 99% पेपर ही आएगा। तो अभी हम ABS पे काम कर रहे हैं। ABS का जो AI करवा रहे हैं उसका चार्जेस हमें लगभग अराउंड 25,000 रुपये 100 पड़ रहा है, 2500 रुपये लगभग पड़ जाएगा। 2500 जी। ओके, यानी कि आप ब्रीड पे जो अपनी गाय लेकर आए उसमें इंसेमिनेशन जो करवा रहे हैं आप, उसमें बढ़िया सीमेंट डलवा रहे हैं। सेलेक्टेड ब्रीड जो आपकी बछड़ियां आई हैं गायों के साथ, इन पे उतना ध्यान नहीं है क्योंकि ये कौन सा है आपको पता नहीं है। ओके, अब मुझे ये बताइए कि जब डेयरी फार्मिंग अगर कोई नया स्टार्ट करता है तो उसको सबसे बड़ा ध्यान ये भी रखना होता है कि हर 3 महीने पे, जैसे हम गाय तो लेकर आए तो दूध तो बढ़िया हो रहा है, जब ये धीरे धीरे ड्राई पे जाएगी तो दूध धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ये प्रेग्नेंट है या नहीं, या करवा रहे नहीं, ये बहुत बड़ा महत्व है। तो आपका जो भी लगभग 8 महीने पहले जो गाय आई थी शुरुआत की, वो सभी गाय प्रेग्नेंट हो गई? इसमें हमारे 75% गाय प्रेग्नेंट है। ओके। लेके आए थे क्योंकि हम 20 डे जो हमारा फीड है, गाय प्रेग्नेंट कब होगी तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसकी फीड पे डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप इसको मिनरल मिक्सचर जो है ना वो चिलेटेड फॉर्म में, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने चिलेटेड फॉर्म इसको एग्रोमीन का, मैं किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, मैं यूज़ करता हूँ, मैं यूज़र में बता रहा हूँ कि मैंने इसको कंटिन्यू मिनरल मिक्सचर डेली मॉर्निंग और इवनिंग दोनों में मिनरल मिक्सचर देता हूँ। तो इसका रीज़न ये है कि मेरी सारी गाय हीट पे आई और विद इन 3 मंथ्स 2 बार ये हीट पे आई। तो मैंने फर्स्ट टाइम लैब्स करके सेकंड वाले में सबको AI करवाया। अब आफ्टर 3 मंथ मैंने सबको चेक करवाया तो सारे के सारे वो कंसीव कर गई। और जो 3 से 4 बार मैं कंसीव नहीं कर पाई तो मैंने उसे एक फिर AI नहीं करवाया। मैं उसका जो दूध का प्रोडक्शन है कंटिन्यूटी 16 लीटर पे मैंने रख उसको छोड़ दिया है। 2 साल तक मैं उसको उसी फीड पे दूध लूँगा और उसको फिर सेल कर दूंगा। और कोई उपाय नहीं? कोई उपाय नहीं, क्योंकि AI करवाते हैं, अगर वो कंसीव नहीं करती है तो 2500 रुपये का मैंने ABS का एक गाय में 3 बार डलवाया, 7,500 रुपये हो गए, तभी मुझे रिजल्ट नहीं मिला। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब इसे कंसीव नहीं करवाऊंगा, मैं इसे 2 साल तक कंटिन्यू प्रोडक्शन लूँगा, उसके बाद सेल कर दूंगा इसे। ओके, ये तो हो गई ब्रीडिंग की बात। अब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक बढ़िया गाय को खाना नहीं मिलेगा हर एक तरह का बीमारी आती रहेगी। अपना न्यूट्रिशन के बारे में बताइए। एक्चुअली किसी भी एनिमल्स को जो फीड होता है, फीड में आपका एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये आपको चाहिए ही चाहिए। तो इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको स्टडी करने के बाद अपनी गाय जो काउज है आपके पास उसको क्या देते हैं। अकॉर्डिंग टू आप देखें मिल्किंग, अगर हायर मिल्किंग है तो आप उसको एनर्जी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स ये इसकी बॉडी में जो अवेलेबल होना चाहिए वो पूरा आपको देना है। तो मैं जो इसको देता हूँ प्रोटीन रिच फूड देता हूँ, एनर्जी रिच फूड देता हूँ। तो हमारा कंसनट्रेट फीड जो है वो सेल्फ मैन्युफैक्चरिंग है। एक्सटर्नली इसको जो हम लोग सप्लीमेंट फीड देते हैं वो पशु आहार हो गया। ओरल में हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कैल्शियम हो गया। और अगर फैट में अप एंड डाउन होता है तो उसके लिए बाईपास फैट को यूज़ करते हैं।
ओके, यानी खुद का बनाकर यूज कर रहा है। जी हाँ, हमारे पास जो झारखंड में जो ग्रेन अवेलेबल है, जैसे हमारे पास मेज़ अवेलेबल है, चना अवेलेबल है, व्हीट अवेलेबल है, जौ अवेलेबल है, मूंग अवेलेबल है और चोकर ग्रेन जो व्हीट ब्रेन अवेलेबल है वो हम लोग देते हैं अकॉर्डिंग टू कॉस्टिंग। ओके, आपके फार्म से टोटल मिल्क कितना निकल रहा है दोनों जगह का मिलाकर? दोनों जगह का हमारा मिला के निकलता है लगभग 800 लीटर। दोनों जगह का मिलाकर 800 लीटर। ओके, ये सभी का सभी कुछ सेल होते हैं, कुछ घी बनते हैं, कुछ पनीर बनते हैं। 90% हम लोग इसको सेल कर देते हैं डोर टू डोर। हमारे 450 कस्टमर्स हैं जो हाफ लीटर से लेकर 1 लीटर और 4 लीटर की भी लेते हैं। ठीक है, ओके ओके। मान लीजिए किसी दिन कोई कस्टमर अपने घर पे अवेलेबल नहीं है, डोर लॉक है या वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो वो जो दूध बच जाता है उसको हम लोग पनीर बना लेते हैं जो कि हमारा 450 रुपीज़ सेल होता है। अगर पनीर नहीं बनाए तो फिर हम लोग वो दही बना लेते हैं, दही नहीं बनाए तो फिर योगर्ट बना देते हैं। ओके, इन सभी गायों को देखने के लिए या दूध सेल करने के लिए सब कितने वर्कर रखा है आपने? ये हमारे जो टोटल डेयरी स्टाफ हैं, 3 मिल्किंग मैन हैं, 1 सुपरवाइज़र है, 2 हमारे केयर टेकर है जो कि इनको डेली नहाना धोना और गोबर कॉटन को सेपरेट इनसे हटाना, और इन सब के ऊपर मैं खुद हूँ क्योंकि मेरा इसमें पूंजी लगा है। अगर हम ध्यान नहीं देंगे ये डूब जाएगा। तो आप किसी भी डेयरी फार्म के अगर ऑनर है तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप खुद उस पर इन सब के ऊपर काम करें। आप वेट ना करें कि मेकिंग मैन आया नहीं आया, गाय वॉश हुई कि नहीं हुई, उसको फीड मिला नहीं मिला, आप बगैर बोले आप खुद कीजिए तो आपका डेयरी सक्सेस होगा। क्या खर्च कर लेते हैं दोनों फार्म पे वर्कर और खिलाने में इन गायों का? मेरा ये एक अपना कैलकुलेशन है जो दो इस फॉर्म पे, दूसरे फॉर्म पे और 3rd नंबर फॉर्म में ये है कि हमारा 1 टाइम का मिल्क पूरा फीड पे जाता है और 1 टाइम का मिल्क जो है वो हमारा सेविंग होता है, उसमें से स्टाफ सैलरी होती है। सपोज डेट अगर हमारा डेली 100 लीटर दूध निकलता है तो 5,000 रुपये हमारा होता है। जैसे 5,000 रुपये में हम 3200 रुपये, 50 रुपये दूध का रेट है। 50 रुपये 55 रुपये दूध का हमारा रेट है। ओके ओके। 5,000 का दूध सेल हो रहा है तो कितना खर्चा? 5,000 का दूध हमारा खर्चा हो रहा है तो हमारा जो गाय है वो खाती है 100 kg, तो 32 रुपीज़ हमारा फीड का चार्ज पड़ता है, तो वो हमारा 3200 रुपये निकल जाता है। 1800 रुपये ऐसे मेंटेनेंस में जाता है डेली। ओके, यानी पर डे का अगर इनकम की बात करें तो क्या हो जाता होगा? 5,000 रुपीज़ बचत। जी, बचत नहीं, ये हमारा इवनिंग का सेविंग है जिसमें से हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 3500 रुपये ईच डे ईच फॉर्म पर डे। यहाँ जी नौकरी छोड़कर आए, जी। कैसा लग रहा है इसमें? मुझे एक्चुअली में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ मैं एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा हूँ। एम्प्लॉयमेंट जनरेट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं खुद एक कंपनी में जॉब कर रहा था और आफ्टर एमटेक मुझे अच्छा एक सैलरी भी मिल रहा था और एक ऐसे पोजीशन पे भी था, लेकिन अभी हम किसी के अंडर में जॉब कर रहे थे, लेकिन यहाँ हमारे अंडर में क्या हमारे साथ में लगभग 17-18 लोग काम कर रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। साथ साथ में मछली पालन को भी किया है आपने? जी हाँ, हमारे पास पोखर है, टोटल हमारे पास 9 पोखर है जो कि लगभग 23 एकड़ एरिया में है। एक पोखर हमारा 12 एकड़ का है, बाकी 2-2 एकड़ का है, 3 एकड़ का एक तालाब है बैक साइड में। इसमें हम लोग IMC कल्टीवेट करते हैं, IMC का फार्मिंग है, रेहू कतला मिगरल है। साथ में हम लोग ग्रास कार्प और अमूर कार्प भी किए हैं, जिसका हम लोग स्पॉन्ज जो है वो वेस्ट बंगाल रामसागर से लाते हैं। इनिशियल डे से उसको केयर करने के बाद वो 1 ईयर में फ्राई होता है, ईयरलिंग होता है, और नेक्स्ट ईयर हम लोग जब उसको डालते हैं तो वो हमारा 1 kg से लेकर 4 kg तक वेट गेन कर लेता है। तो हमारे पास रेहू कतला मिगरल, ग्रास कार्प, अमूर कार्प और स्पेशली देसी मांगूर जो कि इंडिया में बैन नहीं है, उसका फार्मिंग है। हमारा एनुअल जो प्रोडक्शन है फिश फार्मिंग से वो 60 टन का है। 600 kg नहीं, 6,000 kg। 6,000 kg। जी, जी। ओके, ये मछली निकलता है? जी, निकलता पर है साल? जी। उसमें क्या इन्वेस्ट करना पड़ता है, क्या खर्चा हो जाता है? देखिए सर, एक्चुअली इसमें इन्वेस्टमेंट तो कुछ नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारा स्पॉन फ्री मिलता है। अगर आप सही टाइम पे आपको सही जगह से स्पॉन मिल जाता है तो वो अच्छा है, नहीं तो आप खुद खरीद सकते हैं। 200 रुपीज़ बाटी बोलते हैं बंगाली में, कटोरा को बाटी बोलते हैं। उसके एक बाटी का दाम 250 रुपये से लेकर 650 रुपये है, जिसमें 50 पीस बोलते हैं वो लोग, लेकिन वो आपको इनिशियली 12 से 13,000 पीस बच जाता है। और आपका उसका डेली फीडिंग है जो आप उसको फ्लोट या सिंकिंग फीड दे सकते हैं, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। और रेगुलर आपको उसमें चूना स्प्रे करना पड़ेगा और पोटाशियम परमैंगनीज, ये आपका उसमें इन्वेस्टमेंट है और अच्छा मार्जिन है उसमें। पहले फार्मिंग किया था आपने या फिर पहले फिश फार्मिंग किया था? मेरा एक्चुअली थॉट था इंटीग्रेटेड फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फार्मिंग हमारा था फिश फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, एग लेइंग और हमारा वेजिटेबल्स के लिए। बैक साइड में हमारा पूरा वेजिटेबल जो हमारा पॉन्ड है फिश के लिए, अंदर फिश है
उसको गाय की गोबर की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने डेयरी फार्म डाला, जो गोबर उसमें यूज़ हो जाता है। गोबर के बाद हम उसका वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, जो चारों आड़ी में हम लोग वेजिटेबल लगाते हैं, वो मेरा वर्मी कंपोस्ट उसमें यूज़ हो जाता है। और साथ में हम लोग डकलिंग भी करते हैं, और हमारे पास कड़कनाथ मुर्गी भी है, जो कि हमारे पास लगभग 1000 पीस है। वो डेली अंडा देती है, और हम लोग 15 रुपीज़ ईच एक को अपने जो हमारे मिल्क वाले कस्टमर है उनको मिल्क, फिश और एग देते हैं। वो लोग हमारे 400 कस्टमर्स इंडिविजुअल फिश भी लेते हैं, एग भी लेते हैं, और मिल्क भी हम लोग से लेते हैं। फार्मिंग में ज़्यादा मज़ा आता है या फिश फार्मिंग में? ओवरऑल मुझे जो फिश फार्मिंग में और डेयरी फार्मिंग में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, मज़ा ये दोनों में? जी, ये दोनों बढ़िया लगता है। बढ़िया जो लगता आपने है। बचत की बात की, वो जो सब्जी से बचत है या फिर मछली की बचत है या मुर्गी की बचत है, वो अलग है? जी बिल्कुल। फिश फार्मिंग का वो मेरा एक्चुअली जो सेगमेंट है डेयरी का, इसका कैलकुलेशन मैं अलग देखता हूँ, फिशिंग का अलग देखता हूँ, एग लेइंग का अलग देखता हूँ, और वेजिटेबल्स का अलग देखता हूँ। वेजिटेबल्स में कोई खास मार्जिन नहीं है, सिर्फ मेरा थाउट है कि मेरे जितने भी नोइंग फ्रेंड्स हैं, सोसाइटी के लोग हैं, वो लोग फर्टिलाइज़र फ्री और प्योर ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स खाएँ। इसीलिए मैंने फिश फार्मिंग, वेजिटेबल्स और डेयरी फार्मिंग ये किया है। जब आप जॉब छोड़ के आए होंगे और इस फार्मिंग को चुना होगा, तो यार दोस्त, घर के परिवार काफ़ी ऐसा बोलते हैं कहाँ फंस रहे हो तुम? बिल्कुल। अभी तक मेरे जितने फ्रेंड्स हैं जो एक्चुअली में जो जॉब कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि हम 30 इयर्स काम करने के बाद भी जब हम जॉब छोड़ेंगे तो मुझे सर्टन अमाउंट ही मिलेगा, जिससे हम फिर क्या कुछ नहीं कर सकते। बोलते हैं अगर तुम 30 इयर्स कुछ मेहनत कर लोगे तो तुम्हारा जनरेशन है ना, वो जॉब सर्च नहीं करेगा, वो जॉब प्रोवाइड करेगा। लेकिन हाँ, ये भी बात एकदम फैक्ट है कि बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स, आपके रिलेटिव आपको बहुत इग्नोर करेंगे कि तुम इतना पढ़ने के बाद जब यही काम करना था तो पढ़े क्यों। मेरा एक सोचना है, पढ़ा लिखा जो आदमी काम कर सकता है वो सिस्टमेटिक कर सकता है और बेनिफिट लाइन में कर सकता है। मैं खुद बीटेक एमटेक करने के बाद इस लाइन में घुसा तो मेरे बहुत सारे लोग रिलेटिव्स बोलने लगे जब काम ये करना तो फिर पढ़ाई क्यों किया। लेकिन मैंने ये देखा कि मैंने अपना एक्सपीरियंस एजुकेशन इस लाइन में यूज़ किया, तो डेयरी में मेडिसिन, फीड मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल परफॉर्म करता है, जो मैं किसको कंट्रोल कर रहा हूँ अभी। शादी हो गई? जी बिल्कुल। कभी वाइफ से प्रेशर नहीं आया इस तरह का कि नहीं ये अच्छा काम नहीं है? नहीं, एक्चुअली देखिए, अगर आप सबको हैप्पी करना चाहेंगे तो आप खुद हैप्पी नहीं हो पाएंगे। मेरी वाइफ रियली में मुझसे हैप्पी नहीं है कि जब मेरी शादी आपसे हुई थी तो आप एजुकेटेड थे, लेकिन बाद में आप ये लाइन सेलेक्ट कर लिए, तो डजेंट मैटर इज दैट व्हाट आर यू डूइंग फॉर योर जनरेशन। ये मुझे लगता है कि अगर हम सक्सेस हो जाएंगे तो हमारा उनको ये समझ क्यों नहीं है कि ये इसमें हम लोग 8-10 लोगों को नौकरी दे रहे हैं? ये सिर्फ ज़्यादातर लेडीज में ये प्रॉब्लम आता है। नहीं, ये एक्चुअली क्या है ना, ये जो डेयरी फार्मिंग है, अगर आप किसी स्टील सेक्टर में जाएंगे ना, 8 से 10 आवर्स देंगे तो हेलमेट लगा के जाएंगे, सेफ्टी बूट लगा, ग्लव्स और जैकेट, सेफ्टी जैकेट, तो वो लोग खुश हो जाएंगे, लगे कहीं जॉब करने जा रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ एकदम अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं, क्या पहनना है, कैजुअल पहनना, नॉर्मल फॉर्मल, कुछ मैटर नहीं करता, उनको ये समझ में नहीं आएगा। उनको ये लगेगा सिर्फ और सिर्फ आप गाय, गोबर और मूत यही चीज़ कर रहे हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप खुद सोचिएगा तो आप एक मिल्क इंडस्ट्रीज के ऑनर है, ठीक है। और मेरा मोटिव ये है कि इन फ्यूचर इन 2023 तक मेरा अपना एक पॉस्चराइज प्लांट होगा, मेरा ब्रांड फ्यूचर में फ्रेशली माई प्रोडक्ट का नाम है, जो कि लॉन्च हो चुका है मार्केट में, 1/2 लीटर एंड 1 लीटर। शायद अगर आप एग्रीकल्चर में नहीं आते तो मैं आपसे नहीं मिलता, और आज आपके वीडियो को जो देख रहे हैं, अभी तक मैं समझता हूँ कि आपको जानने वाले लगभग 1000, 2000, 5000 लोग होंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद लगभग लाखों लोग आपको जानने वाले होंगे। तो ये एक बिजनेस की वजह से होता है। चाहे आप किसी लाइन में, दूसरे लाइन में भी अगर आप बिजनेस में जाते, हो सकता है कोई दूसरा यूट्यूबर आपका वीडियो करता होता, लेकिन ये बिजनेस में आने के बाद आप एक मॉडल हैं किसी के लिए, है ना। तो ये चीज़ मैं वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगा, उनके घर परिवार के जो माइंड के ऐसे सोच के हैं कि नहीं ये लाइन, ये मेरे साथ भी होता है, मैं भी फार्मिंग करता हूँ, हमारे साथ भी ये दिक्कत आती है कि ये कहाँ, ये सब जब मैं फार्म बना रहा था या फिर जब मैं बढ़िया गाय खरीद कर लाता हूँ तो लोग यही कहते हैं कि पैसा ज़्यादा हो गया इसके पास, अब ये सब कुछ कर लेगा, जब थक हार जाएगा तो आएगा हम ही लोग के पास। ऐसा माइंड है नहीं, ऐसा कुछ सोचना नहीं चाहिए। यही मैं बोलना चाह रहा था कि ऐसा लोगों को सोच नहीं हटाना चाहिए। वन थिंग कि इसमें मेरे एल्डर ब्रदर्स जो हैं, मेरे बड़े भाई गल्फ में रहते हैं, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं।
मोरली फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरा भतीजा है और मेरा यंगर ब्रदर्स है, वो लोग, हम लोग 3 आदमी, मेरे बड़े भाई भी वो आईटी इंजीनियर है, मेरा छोटा भाई मैकेनिकल इंजीनियर और मेरा भतीजा वो आईटी इंजीनियर है। हम लोग ये चारों का ये थाउट है कि इन फ्यूचर हम लोग झारखंड में अपना ओन प्रोडक्शन जनरेट करेंगे और जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे, किसी को टीज़ नहीं करना, तंग नहीं करेंगे, ये बताएंगे कि इंडस्ट्रीज़ के अलावा भी दुनिया में और कोई काम है जिससे आप एक सोसाइटी में नेम, फेम और मनी अर्न कर सकते हैं। बिल्कुल, और राइट। मेरे मोटिवेशनल होने का एक रीज़न है कि आप एजाज भाई का इग्जू का बिजनेस हम यूट्यूब में बहुत ज़्यादा, आप अगर अपना एक वीडियो देखेंगे, एक वीडियो में लाइक मेरा ज़रूर मिलेगा। हम आपसे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल होके, कि मैं दिल में था कि एजाज भाई कभी आते मेरे फॉर्म पे, और गुड लक और बाय लक आप यहाँ आए और ये मेरे वीडियो का एक छोटा सा, या बोलिए बहुत इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशनल पर्पज़, ये आप बोल सकते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इट्स ओके ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी इस फार्म के बारे में दी गई। इनका फार्म क्या हालात में है, इन फ्यूचर क्या होने वाला है, आगे भी अगर फ्यूचर में कुछ अलग सा हुआ तो हम पूरा वीडियो को कवर करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो बनाने का मकसद क्या होता है, आप कहीं बढ़िया सा जॉब कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि जॉब छोड़कर आप आ जाइए। क्या माइंड में क्या है, आपका माइंड में ऐसा कुछ है कि फार्मिंग करना है तो आप आए। इससे लगाव होना चाहिए, इससे प्रेम होना चाहिए, इसकी जानकारी होना चाहिए, तब एक आप आगे सक्सेस बन सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।